नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने चर्चा की थी वो ये थी कि भाई व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि 4 अयोगवा वर्ण होते हैं, 4 यम वर्ण होते हैं, एक दुष्पिष्ट वर्ण होता है। तो दोस्तों, जो 4 अयोगवा वर्ण बताए थे उस 4 अयोगवा वर्ण में थे अपने पास में अयोगवा वर्ण है वो बताए थे मैंने आपको 4 कि अयोगवा है वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। चत्वारः अयोगवाः। इस चत्वारः अयोगवाः में कौन कौन से वर्ण होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है अनुस्वार, एक तो क्या होता है दोस्तों अनुस्वार, एक क्या होता है विसर्ग, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, एक मैंने आपको बताया था जिह्वामूल, जिह्वामूल, और एक आपको मैंने बताया था उपदमानीय, उपदमानीय। तो दोस्तों ये 4 वर्ण बताए थे मैंने आपको, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल, उपदमानीय। तो इसमें हमें ये तो पता है कि अनुस्वार कौन सा होता है वो आप पहचान सकते हो, विसर्ग कौन से होते हैं वो भी पहचान सकते हो, लेकिन ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द हैं, ये अपने आप में जो संस्कृत पढ़े हुए हैं जो उनको तो पता है कि भाई जीवामूल कौन सा होता है, उपदमानीय कौन सा होता है। तो बताना चाहूंगा आपको जीवामूल और उपदमानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो एक अपने पास में दोस्तों चिन्ह होता है, उसे बोलते हैं अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो देखो, जैसे ये मान लो अपने पास में ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और इस विसर्ग में हमें क्या करना है, अब ये क्या हो गया अपने आप में आधा विसर्ग हो गया। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है अपने पास में कि यदि क के पहले आधा विसर्ग लगा हुआ होगा या फिर ख के पहले आधा विसर्ग लगा हुआ होगा, यानी इनका जो उच्चारण होता है वो होता है अक्का अक्ख, यानी क से पहले अर्ध विसर्ग और ख से पहले अर्ध विसर्ग है तो वो अपने आप में क्या है, जीवामूल है, वो अपने आप में क्या है, जीवामूल है। ये याद रखना आपको कि ये 2 ही वर्ण होते हैं, या तो क के साथ में या फिर ख के साथ में अर्ध विसर्ग है, तो वो क्या है अपने आप में जीवामूल है। और यदि यही अर्ध विसर्ग यदि प के साथ में और यदि फ के साथ में हो, तो यानी जब प और फ के साथ में देता है क्या बोलते हैं, उपदमानीय बोलते हैं। याद रखना, कभी आपके पूछ ले कि भाई जैसे मान लो कि ब के आगे भी लगा दे तो ये अपने आप में उपदमानीय नहीं होगा। प और फ के साथ में अर्ध विसर्ग है तो होगा, क और ख के साथ में अर्ध विसर्ग है तो वो क्या होगा, जीवामूल होगा। अच्छे तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है कि अयोगवा वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और एक एग्जाम में ये भी पूछा था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में पूछा गया था, उस एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जीवामूल्य अस्ति, जीवामूल्यस्य सॉरी जीवामूलम वर्णः, जीवामूलम वर्णः, यानी ये एक आया हुआ था कि जीवामूल वर्ण कौन से होते हैं। तो उसमें ऑप्शन में ये भी दे रखा था, ऑप्शन में ये भी दे रखा था, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिति है वो एकदम से स्पष्ट सामने आ चुकी है कि क ख के साथ में यदि अर्ध विसर्ग है तो ही है वो, यदि प फ के साथ में तो उपदमानीय होगा। आ गया होगा बेहतरीन तरीके से समझ से। अब चलो आगे चलते हैं। एक पहले वाले वीडियो में हम कल चर्चा कर रहे थे, पहले वाले वीडियो में हम कल चर्चा कर रहे थे कि अपने पास में मैंने कल बताया था आपको कि एक तो अपने पास में था ह्रस्व, एक तो अपने पास में क्या था ह्रस्व, एक क्या था अपने पास में दीर्घ, और एक क्या था अपने पास में प्लुत, एक क्या था अपने पास में प्लुत। यानी ये 3 बताए थे आपको, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 होते हैं, क्या होते हैं, ये 3 स्वर होते हैं। देखो मैंने आपको पहले दिन जब वीडियो में बताया था आपको कि हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। हर्ष स्वर होते हैं दोस्तों ए, ई, उ, री, लरी, ये होते हैं हर्ष स्वर। इसके बाद में हमने पढ़ा था दीर्घ, तो दीर्घ में कौन कौन सा आता है अपने पास में, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ए, ओ, आई, औ, यानी ये क्या है अपने आप में दीर्घ है। इसके बाद में क्या था प्लुत, तो प्लुत अपने पास में जितने भी है ये वर्ण है सभी के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे एक संख्या लिखी हुई मिलेगी, और साथ में एक वर्ण और कौन सा हो सकता है, लरी हो सकता है। लरी के भी क्या लिखा हुआ मिलेगा, 3 लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात समझ में, तो यानी अपने पास में ह्रस्व है तो ह्रस्व कितने हो गए, ये हो गया,
ये हो गया दीर्घ और ये हो गया प्लुत। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इससे पहला जो वीडियो था उसमें एक चर्चा भी की थी। क्या चर्चा की थी उसमें? कि मैंने बताया था आपको कि जो ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत है, इन प्रत्येक के 3 भेद होते हैं। कल बताया था कौन कौन से होते हैं। एक होता है अपने पास में उदात्त, एक होता है अनुदात्त, और एक क्या होता है स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 चीजें बताई थी मैंने आपको कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। देखो वैसे ये कोई इतना वो नहीं है, आपके एग्जाम के तौर पे तो केवल यही पूछ सकते हैं, इनमें से इनकी कोई परिभाषा नहीं पूछ सकते। फिर भी बता देता हूं आपको। उदात्त किसे कहते हैं? इसके लिए परिभाषा है उच्चैरुदात्त है, उच्चैरुदात्त है। इसकी है अपने पास में निश्चैरनुदात्त है, निश्चैरनुदात्त है। और इसकी जो परिभाषा है वो है समाहार है स्वरित है, समाहार है स्वरित है। यानी ये इनकी जो संस्कृत की परिभाषा है वो है अपने आप में। देखो उच्चैरुदात्त यानी तालु आदि जो अपने स्थान है उच्चारण के, उनके ऊर्ध्व भाग से जो वर्ण बोला जाता है वो क्या होता है? उदात्त। और तालु आदि स्थान है उसके अधो भाग से, यानी जो नीचे का भाग है उसके द्वारा जो उच्चारित होता है वो क्या होता है? अनुदात्त। और तालु आदि स्थान के जो समाहार यानी बीच की जो मध्यम जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? स्वरित होता है। तो बस ये तो अपने को ध्यान रखना, समझना है कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। अब मैंने आपको और भी परिभाषाएं बताई थी, इसके और भी भेद बताए थे। क्या बताया था? इसके प्रत्येक के क्या भेद हो सकते हैं? एक तो होता है अनुनासिक और एक क्या बताया था आपको? अननुनासिक, अननुनासिक। तो यानी प्रत्येक के कितने भेद हो गए? उदात्त के 2 भेद और हो गए, अनुनासिक, अननुनासिक। फिर इसी तरीके से अनुदात्त के हो गए अनुनासिक, अननुनासिक। फिर इसी तरीके से स्वरित के हो गए अनुनासिक और अननुनासिक। अब देखो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब देखो अकेला एक ह्रस्व है, उस ह्रस्व के कितने भेद हो गए? देखो अह्रस्व, मान लो कि यहाँ पे आते हम, समझ गए होंगे शायद, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब देखो अपने पास में देखो ह्रस्व के कितने भेद हो गए, अकेले ह्रस्व के कितने भेद हो गए? देखो ह्रस्व है उदात्त, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। दूसरा क्या हो गया अपने पास में? ह्रस्व, उदात्त, अननुनासिक। फिर क्या हो गया? ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक। इसी तरीके से हो गया आगे अपने पास में ह्रस्व, अनुदात्त, अननुनासिक। फिर हो गया अपने पास में ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अननुनासिक। तो शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको अब कि अब देखो अकेला जो ह्रस्व स्वर है उसके कितने भेद हो गए? कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब देखो आगे, अब अपने को इनकी पहचान कैसे करनी है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझना है अपने को। देखो ए वो ह्रस्व में आता है ना, ए हो गया ह्रस्व में, दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है। तो अब देखो ए के कितने भेद हो गए? 6 भेद ह्रस्व के हो गए, 6 भेद दीर्घ के हो गए, 6 भेद किसके हो गए? प्लुत के हो गए। तो देखो अपने पास में क्वेश्चन आता है ए, इसके कितने भेद हो गए? 18। फिर क्या है अपने पास में? ई। देखो ई भी तीनों जगह आती है क्या? ई भी तीनों जगह आती है, तो ई के भी कितने हो गए? 18। फिर इसके बाद में ऊ है, वो भी तीनों जगह आता है। देखो ह्रस्व में है ही, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है, तो इसके भी कितने हो गए? 18। री है, री के भी कितने हो गए? 18। तो यानी दोस्तों इन चारों वर्णों के कितने कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। अब अपने पास में क्या है? री के बाद में आता है री। तो अब आप शायद निकाल सकते हो, बताओ कितने भेद हो सकते हैं अपने? तो ली कितने भेद हो गए? 12। समझ में आया क्यों हो गए 12? देखो कैसे हुए 12?
देखो लरी है अपने पास में ह्रस्व में है, दीर्घ में लरी है क्या? नहीं है, और प्लुत में लरी है। तो यानी 6 तो किसी हो गए? ह्रस्व के हो गए, और 6 किसी हो गए? प्लुत के हो गए। तो 6 ह्रस्व के 6 प्लुत हो गए, तो कुल भेद कितने हो गए इसके? 12 भेद हो गए। अब देखो कभी कभार घुमा करके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि लरी वर्ण में किसका अभाव होता है, तो किसका अभाव होता है? समझ गए होंगे किसका अभाव होता है? दीर्घ का। तो लरी वर्ण में किसका अभाव होता है? दीर्घ का अभाव होता है, यानी दीर्घ वाले भेद लरी के साथ में नहीं होते। इसके बाद में अपने पास में क्या बच गया? ए ओ आई औ, यानी ये और बच गया अपने पास में ए ओ आई औ। तो शायद ये आप निकाल पाओगे, क्योंकि ये चारों वर्ण क्या है? ह्रस्व में नहीं है, दीर्घ में है, प्लुत में। तो इनके भी कितने कितने भेद हो गए? 12 12 12 12, द्वादश द्वादश भेद हो गए। अभाव किसका हुआ इसमें? अभाव हो गया ह्रस्व का। किसका अभाव हो गया? ह्रस्व का अभाव। यानी इन सभी में ह्रस्व नहीं होता, लरी के साथ में क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। फिर एक जगह स्थिति ये भी आती है अपने पास में कि री एक वार्तिक है, रिल री वर्णयो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। यानी री और लरी है, इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। री और लरी वर्ण है, इनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है, यानी इनको एक जैसे ही माने जा सकते हैं। तो यदि ऑप्शन में री का पूछ के ये न हो और लरी का पूछ के ये न हो, तो आप कितने करोगे? दोनों के साथ में काउंट करके कर सकते हो। कितने भेद हो सकते हैं? 30 भेद हो सकते हैं। कितने भेद हो सकते हैं? 63। आ गई होगी बात समझ में, क्योंकि री और लरी है, इसको क्या माना जाता है? सवर्ण माना जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ए के कितने भेद होते हैं, ओ के कितने भेद होते हैं, या पूछ लेते हैं कि लरी वर्ण में किसका अभाव होता है, या फिर पूछ लेते हैं कि ओ वर्ण में किसका अभाव होता है। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप, या फिर यदि नोट करने का इतना समय आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप ये जो चीजें हैं इनको स्क्रीनशॉट करके फिर बाद में जब भी आप रीडिंग करो तो रीडिंग करते समय ये क्या है कि बाद में आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इनको देख करके वो चीजें जो समझी हुई है वो याद आ जाएगी अपने। चलो अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, परिभाषा हो गई ए ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम मष्टादश भेदः, प्रत्येकम मष्टादश भेदः। समझ गए होंगे। ये संस्कृत की परिभाषा है कि ए ई उ री ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेद, यानी ए ई उ री है, इनके प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 18। फिर दूसरे क्या है? लरी वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, तस्य दीर्घाभावः, यानी लरी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12। किसका अभाव होता है? दीर्घ का अभाव होता है। आगे क्या अपने एचामपि द्वादश तस्य, किसका अभाव हुआ? करो याद, किसका अभाव होता है? ह्रस्व, ह्रस्व भाव है। देखो कि अब देखो वो आ गया अपने पास में एज। एज क्या है अपने में? एज क्या है अपने आप में? एज है अपने पास में एक प्रत्याहार। एज क्या है अपने पास में? एक प्रत्याहार है। आगे हुई बात समझ में। अब देखो एज प्रत्याहार में कौन से आते हैं? ए ओ आई औ। दोस्तों माहेश्वर सूत्र है वो जरूर याद करो, माहेश्वर सूत्र है उनको जरूर याद करो, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे जो संज्ञा है वो पढ़ेंगे। एज में होते हैं ए ओ आई औ, तो यानी इनके प्रत्येक के भेद है वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद में एक सूत्र है अपने पास में, वो क्या सूत्र है? वो है समकाल संज्ञा। वो सूत्र क्या है अपने पास में? समकाल संज्ञा।
सूत्र अपने पास में तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, ये एक सूत्र है दोस्तों, तपरस तत्कालस्य। यानी ये क्या कहता है, तय परो यस्मात् चार्यमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। यानी जिस वर्ण के बाद में यदि तय आ रहा है, क्या आ रहा है, तय आ रहा है, जिस वर्ण के बाद में यदि तय आ रहा है तो उसकी स्वयं की समकाल संज्ञा होती है। ये कहता है, देखो ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपने पास में यदि क्वेश्चन आता है कि अकार से कति भेदा, अकार से कति भेदा तो आप लोग कर लोगे, या फिर आता है अवर्ण से कति भेदा तो भी आप लोग कर लोगे कि अवर्ण और अकार के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग कर लोगे आराम से कि अकार या अवर्ण है उसे कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। लेकिन वही कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, अत वर्ण से कति भेदा, अत वर्ण से या अधवर्ण से, ऐसी स्थिति पूछ लेते हैं कभी कभार। तब वहां पे क्या स्थिति होती है अपने पास में, तो वहां पे अपने को ये याद रखना है कि जिसके साथ में तय मिल गया है वो तय क्या है अपने आप में कि स्वयं का ही बोधक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ए है, तो ए वो क्या है, ह्रस्व है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है कि अत वर्ण से कति भेदा, तो कितने भेद हो गए, अत के 6 भेद हो गए, क्योंकि ए कौन सा है, ह्रस्व का है, और ह्रस्व के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। या फिर अपने पास में आ जाए आद कर दोगे, या अपने पास में आ जाए इत कर दोगे, या अपने पास में आ जाए उत कर दोगे। अब समस्या कहाँ पे आती है अपने पास में, समस्या वहां पे आती है दोस्तों कि किसी को क्या लगता है कि सर इस तय में और दय में अंतर क्या होगा, फिर हम दय आएगा तो क्या समझेंगे और तय आएगा तो क्या समझेंगे। तो दोस्तों ये तय ही है, एक जब जस्त्व संधि पढ़ेंगे वहां पे एक सूत्र आएगा अपने पास में झलाम जसोंते, कि जो पदांत झल होता है उसके स्थान पे जस होता है। यानी पदांत 1 2 3 4 वर्ण है, उनके बाद में ये पदांत 1 2 3 4 वर्ण है वो आए तो वहां पे उसके स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तो यानी वो तय का ही दय बनता है। तो ये याद रखना अपने को। देखो यदि अकार या अवर्ण के भेद पूछे तो कितने बताओगे आप लोग, अकार या अवर्ण के भेद जब भी पूछे आपको तब कितने बताने हैं, 18 भेद बताने। कितने भेद बताने हैं, 18। और यदि अपने पास में आ जाए अतवर्ण से या अधवर्ण से कति भेदा तो कितने बताओगे आप, 6। शायद समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इनमें से, यानी या तो पूछेंगे आपको सीधे कि इनके कितने भेद होते हैं, या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि त्री में किसका भाव होता है या ए में किसका भाव होता है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अच्छी तरीके से आप देख लो, अच्छी तरीके से आप नोट कर लो। इनसे बाहर क्वेश्चन बनने का बहुत ही कम चांस है, तो अच्छी तरीके से आप जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, और अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो पर लाइक जरूर करें,